हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 12th क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हम सॉल्यूशन यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जो पीछे पड़ी हुई हैं आपके पास वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है, उसके अलावा हमने केमिकल काइनेटिक्स की है, सरफेस केमिस्ट्री की है। आज हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट्स। CBSE में ये +1 में कंसिडर कर ली है, लेकिन HBSE और बाकी बोर्ड्स में ये अभी भी 12th क्लास में है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट्स के बारे में। जो सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। They have definite shape and volume. They have definite shape and definite volume. और क्या पढ़ते हैं, जनरली क्या होंगे, रिजिड मीन्स ये शेप डिफॉर्म नहीं करेंगे जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, रिजिड भी आएंगे जनरली। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डू नॉट देयर पार्टिकल डू नॉट फ्लो, जबकि लिक्विड और गैस के फ्लो करते, इसलिए हम उन्हें क्या भी बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोल देते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं सॉलिड्स की। कारण क्या था इनका, रीजन क्या था, इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके अलावा इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिक्स पोजीशन है, वो इसीलिए रिजिडिटी भी शो कर रहे हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग के अराउंड ही, बाकी दाएं बाएं नहीं जाएंगे। उसके अलावा हम क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसके केस में, इनके केस में पढ़ते हैं कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना है, उनकी थर्मल एनर्जी बहुत लो होती है, इस वजह से भी वो फिक्स शेप देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में, इनके आगे क्या है। जैसे सॉलिड की टाइप्स, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, दो टाइप होती है हमारी, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक अमरफस। सॉलिड्स क्रिस्टलाइन और अमरफस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, वो इनके डिफरेंसेस भी हो जाएंगे। सेपरेटली भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या इनकी कोई प्रॉपर्टी पूछता है, तो हम 1 बाय 1 ये एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, दो सॉलिड्स या इन दीज सॉलिड्स the constituent particles are arranged in a fixed 3D पैटर्न, फिक्स 3D पैटर्न में होंगे या ज्योमेट्री में होंगे या फिक्स 3D शेप कह सकते हो। रेगुलर होंगे, यू में से फिक्स कहो या रेगुलर कहो। जबकि अमरफस सॉलिड में क्या होंगे, देयर constituent particles do not have regular 3D geometry। ये क्या होंगे, their constituent particles have short range order, long range order as well as short range order।
दोनों होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा। इनके केस में क्या होगा, देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। इनमें तो दोनों होंगे, जैसे फिक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शो करते हैं, मींस पार्टिकल के एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करेंगे। लॉन्ग रेंज भी शॉर्ट रेंज भी, हमें पूरे के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो भी एक पैटर्न है, कोई स्मॉल पोर्शन को ऑब्जर्व करें तो भी एक पैटर्न होगा। जबकि अमरफस में क्या होगा, एक शॉर्ट पोर्शन पर तो एक पैटर्न है, बट एंटायर शेप को हम अगर ऑब्जर्व करें तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन भी और क्वार्ट्ज ग्लास भी है, उनकी शेप से ही आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे सपोज वो इस टाइप से अरेंजमेंट करे, एज आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आगे की शेप्स कैसे बनेंगी, आप इसको कितना भी बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, उसमें इस टाइप की अरेंजमेंट होगी इन पार्टिकल्स की, SiO2 की। अब इससे भी तुम समझ गए होगे कि हमें अरेंजमेंट क्या करनी है। यहाँ पर ऐसे बड़ा पार्टिकल शो कर देना है, ये छोटा ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, ये बड़ा पार्टिकल शो हो गया, ये छोटा ये बड़ा। ऐसे यहाँ पर भी पूरे की एक शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि आगे की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न है। इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, उधर भी एक रेगुलर पैटर्न आ जाएगा। पूरे का भी एक रेगुलर पैटर्न है, कोई दो जगह पर भी देखे तो हमें रेगुलर पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे अरेंजमेंट है। जैसे सपोज ये ऐसा ही है तो ये ओ है, लाइक दिस। जबकि अमरफस के केस में क्या आएगा, अमरफस के केस में देखो सपोज ऐसे है वो, लाइक दिस। यहाँ वैसे स्मॉल, ये लार्ज बना दो, फिर स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज है, स्मॉल है, लार्ज है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है। ऐसे ये लार्ज, यहाँ स्मॉल स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज, ये लार्ज है, यहाँ पर स्मॉल है। तो रेगुलर नहीं आएगा, हर दो में तो देखेंगे तो पैटर्न फॉलो होगा, 2-4 तक देखें, लेकिन एंटायर को ऑब्जर्व करें तो इसकी तरह से फिक्स ज्योमेट्री नहीं है कि हम ये बता सके कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा। जैसे इसमें अरेंजमेंट आगे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। गोट इट, एक पॉइंट कि इनकी अरेंजमेंट फिक्स 3D शो करेंगे, एक रेगुलर पैटर्न शो करेंगे। डू नॉट शो रेगुलर पैटर्न। देखो 3D शेप तो उसकी भी होगी, 3D इसकी भी होगी, लेकिन इसमें एक रेगुलर पैटर्न होगा, उसमें रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है, उसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन अमरफस में ही, ऊपर लिख देते हैं थोड़े 1-2 पॉइंट, फिर इरेज कर देंगे पूरे को, क्योंकि ज़्यादा होंगे और इसमें आएंगे तो नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मीन्स अब अगर हम इसको मेल्ट करें, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज 500 केल्विन, तो 500 केल्विन पर पूरा मेल्ट होगा। ये नहीं कि उसे रेंज चाहिए कि 500 केल्विन पर, मान लिया ऐसा नहीं है कि 80% वो मेल्ट हुआ, रिमेनिंग 20% के लिए हमें 500 से अबो करना पड़े, नो, पूरे का पूरा वहां पर मेल्ट हो जाएगा। तो देयर मेल्टिंग पॉइंट, इवन बॉइलिंग का भी शार्प होता है, इनका एज शार्प। जबकि अमरफस में क्या होगा, their melting point is not sharp, means they melt over a range of temperature। ये टेम्परेचर के एक रेंज पर मेल्ट होते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया 500 मेल्टिंग है तो पूरा मेल्ट होगा, बट इन दिस केस मे बी वो कुछ % तो मेल्ट हो जाए 300 पर, रिमेनिंग हो 4 पर या 380 350 लाइक दिस। उसमें एक रेंज आएगी, रेगुलर या शार्प ना होगे। गॉट इट, ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, अब थोड़ा ये पॉइंट समझ आ चुका है, मैं नीचे इसको इरेज कर लेता हूं।
दोनों साइड से। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं इधर अमरफस के पॉइंट लिख रहा हूं, इधर किस लाइन के मैं लिख देता हूं, किस लाइन है, इधर अमरफस है। हमने बताया रेगुलर पैटर्न था, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थे। इसके केस में एक और क्या पॉइंट होगा, दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। अब ये क्या चीज है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या होंगे, हमने देखा किस लाइन में एक रेगुलर पैटर्न है। मैं शो करने के लिए ऐसे बना देता हूं, चलो इतना डार्क वगैरह ना करके ऐसे ही बना लिया हमने। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट बनेगी लाइक दिस। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैसी, कौन सी, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं, हर एंगल से एक जैसी आए तो आइसोट्रोपिक, अलग अलग आए तो एनाइसोट्रोपिक। अब कोई रे यहां से पास करे और एक रे यहां से पास करे, क्या वो एक जैसे करैक्टर शो करेगी? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? यहां से जो पास करेगी उसे सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल फेस करने हैं, यहां से दोनों टाइप के करने, और कोई यहां से आए तो उसे भी एक के करने हैं, लेकिन इनसे अलग टाइप के करने हैं। तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो रेज के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जबकि उसके अंदर हमने बताया कोई रेगुलर पैटर्न है ही नहीं। अगर रेगुलर पैटर्न नहीं है तो रे किसी भी एंगल से उसके अंदर इंटर करे, उसे हर टाइप के पार्टिकल फेस करने हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे, आइसोट्रोपिक, ये एनाइसोट्रोपिक। जनरली ये पॉइंट रिवर्स चला जाता है। अगर हमें रीजन पता है प्रॉपर्टी क्या होती है तो गलत नहीं होगा, रटोगे तो गलत होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, अब तो सीबीएसई में नहीं तो उनके भी कई बार आया है यहां से क्वेश्चन कि व्हाई डू क्रिस्टलाइन सॉलिड शो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, या व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रोपिक, ऐसे पूछ ले। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, जो ये प्रॉपर्टी जो एक जैसी ना है तो एनाइसोट्रोपिक, एक जैसे है तो आइसोट्रोपिक। एनाइसो क्यों हुए थे, क्योंकि अलग अलग एंगल पर अलग अलग प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे। एक क्लेवेज की देखें, क्लेवेज मीन्स अगर मैं नाइफ वगैरह से इसको कट करूं, इफ वी कट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद नाइफ, तो दे गिव्स क्लीन क्लेवेज व्हेन कट विद शार्प एज। शार्प एज से कट करें तो क्लीन क्लेवेज देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या डाल सकते हैं हम इसमें, ऑल मेटल्स, ये दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर क्या डाल सकते हो, ग्लास है या रबर, प्लास्टिक वगैरह इसमें डाल सकते हैं। अब एक पॉइंट और होता है, इनको हम बोलते हैं दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, दे आर स्यूडो सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स है, उन्हें स्यूडो सॉलिड्स या उन्हें हम क्या भी बोल सकते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स। ट्रू सॉलिड्स ये हैं जो हमारी मेटल्स वगैरह थी, इसका एग्जांपल दे सकते हो। ये क्या होंगे, सुपर कोल्ड या स्यूडो सॉलिड्स। ऊपर वाले वो एग्जांपल सेम ही रहने हैं। क्यों, कैसे? ट्रू सॉलिड्स का मतलब था ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे। स्यूडो सॉलिड्स का मतलब क्या है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मीन्स
ये गिवन कंडीशन पर, तो जैसे मैंने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताई थी, वो हम पहले कर चुके हैं कि वो गिवन कंडीशन पर फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करे, एक्चुअल में नहीं है। ऐसे ये एक्चुअल में जो अगली टर्म है वो एक्चुअल नहीं है, मीन सॉलिड से एक्चुअल नहीं है, गिवन कंडीशन पर ये सॉलिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे सूडो अमिताभ बच्चन का मतलब क्या हुआ, वो अमिताभ बच्चन नहीं है, लेकिन वहां उस टाइम पर उस सीन में वो क्या लग रहा है, अमिताभ बच्चन ही लग रहा है। ऐसे ये सॉलिड नहीं है, लेकिन उन गिवन कंडीशंस पर दे एक्ट एज सॉलिड्स। जैसे ग्लास है, देखने में हमें सॉलिड ही लगता है, बट बेटा ग्लास इज नॉट ए सॉलिड, ग्लास इज सूडो सॉलिड्स। कैसे, बुक में भी आपके मिल जाएगा एग्जांपल, अदरवाइज आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं कि बहुत पुरानी कोई बिल्डिंग हो जिसमें उसके किसी विंडो वगैरह में ग्लास हो और टूटा हुआ ना हो, बस बच गया हो, अगर है ही नहीं तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। अगर उस ग्लास को हम ऑब्जर्व करें तो ऊपर से थिन, नीचे से थिक हो जाएगा। अब किसी के माइंड में ये भी जा सकता है सर पुरानी होगी वो घिस गया होगा, तो बेटा घिसेगा तो या तो यूनिफॉर्मली घिसेगा हवा वगैरह से, अदरवाइज कोई ये कहे कि हाथ वगैरह से, तो वो भी नीचे ज़्यादा लगेंगे हाथ ऊपर के बजाय, तो नीचे से ज़्यादा घिसना चाहिए था, तो घिसा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ है, जब सनलाइट उस पर आएगी ऑब्वियसली लगेगी, अगर कहीं ना कहीं नहीं भी है तो हीट तो कहीं ना कहीं से मिलेगी, इन्वायरमेंट की हीट, और ग्रेविटी की वजह से उसके पार्टिकल फ्लो कर जाएंगे डाउनवर्ड। ड्यू टू ग्रेविटी एंड हीट इट्स पार्टिकल फ्लो डाउनवर्ड, एंड एज वी नो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट फ्लो। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड तो फ्लो नहीं करते, कैन नॉट फ्लो, बट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो। वो फ्लूइड्स बोलते हैं उनको। तो फ्लो किसके करते हैं, लिक्विड के या गैस के, सॉलिड के नहीं करते। और वो फ्लो कर गए तो वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो क्या है, कोई ना कोई लिक्विड की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सुपर कोल्ड लिक्विड, मीन्स किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें तो जैसा बिहेव करता है ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। गॉट इट, कोई डाउट। इसके बाद और कोई प्रॉपर्टी रही है, मेरे हिसाब से तो ये हो चुकी हैं। और यूज देख लेते हैं, दोनों के बहुत ज़्यादा यूज है। मेटल के यूज बता सकते हैं क्रिस्टलाइन में, तो अमरफस में हमें पता है ग्लास कहाँ कहाँ यूज होता है, रबर कहाँ कहाँ यूज होता है, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज होता है। रबर कहाँ यूज होता है, टायर्स वगैरह बनाने में, रबर के शूज़ वगैरह के जो सोल्स हैं वो बनाने में भी यूज होते हैं। और भी बहुत सारी जगह रबर की चीज़ें आते हैं, बहुत आइटम्स आते हैं, वायर्स के ऊपर कोटिंग कई चीज़ों की आते हैं, उनमें से एक रबर की भी आती है कुछ वायर्स पर। उसके अलावा प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बहुत सारे डेली यूज की चीज़ें, हाउस होल्ड थिंग्स को रखने के लिए हम बनाते हैं, बाकेट्स वगैरह, टब्स वगैरह, पाइप्स लाइन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लास की विंडोज़ वगैरह, बहुत सारे कैबिन्स वगैरह बनाते हैं, बहुत चीज़ें हैं ग्लास की। हम यूटेंसिल्स कुछ ग्लास के क्या बना लेते हैं, बोटल्स वगैरह भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्लास से भी बनाई जाती हैं। तो इनके वाइड यूजेज हैं, यूजेज कहीं नहीं पूछते हैं 12th क्लास में। हमें मेन क्या था, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे एक तो हमें आइसो एनाइसोट्रोपिक ध्यान से रखने हैं, सूडो सॉलिड्स हैं वो, ये ट्रू सॉलिड्स हैं, ये ध्यान से रखना है, क्लेवेज का ध्यान रख लो, और उनके अरेंजमेंट के बारे में। गॉट इट। इसके बाद हमारी आ जाते क्रिस्टलाइन की भी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, उनके बारे में और करते हैं आज के लेक्चर में। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा, इन पॉइंट से हम हट जाएंगे, लैटिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारी आयनिक सॉलिड्स, दूसरी है हमारी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट में वो लेना है जो नेटवर्क बना रहे थे हमारे। तीसरा हम ले सकते हैं मेटेलिक, और फोर्थ हम ले सकते हैं मॉलिक्यूलर। 1 बाय 1 कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड्स वैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, आर आयंस, या दे आर मेड अप ऑफ आयंस, मीन्स केटायंस एंड एनायंस। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मिलके बना रहे हैं NaCl।
सबको पता है आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, शायद 8th 9th क्लास में आने लग गया था हमारा ये, हमें पता है, जिसमें एक कैटायन हो, इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बने, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है या इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसकी वजह से क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे। और अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, रीजन तो ये रहेगा, दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर ये हमेशा कैसे मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में। रीजन यही है। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, दे आर, या देर से लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। रीजन यही है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर या देयर आयंस आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। थर्ड पॉइंट हम क्या डाल सकते हैं, देयर जो स्ट्रक्चर होगी कैन बी डिटेक्टेड या एक्सप्रेस बाय एक्सरेज, एक्सरे वगैरह से निकाल सकते हैं, सबकी अलग अलग आएगी वो तो। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन देयर सॉलिड स्टेट, बट दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ electric current in their aqueous solution or in their molten state। देखो हमने क्या बोला, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मिलेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल क्लोजली जुड़ेंगे तो सॉलिड स्टेट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, रीजन वही, अगर वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या आएंगे, उनके हाई आएंगे। इसके अलावा हमने क्या बताया, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे NaCl है, अगर ये सॉलिड स्टेट में है, नमक बड़ा सा देखे होंगे, बड़े बड़े पत्थर गाय वाय के आगे भी रखते हैं, अगर वो बिल्कुल ड्राई स्टेट में है, कंडीशन क्या है, बिल्कुल ड्राई स्टेट में है, तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लाइव वायर लगा के अगर टेस्टर से चेक करें, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि करंट पास होने के लिए या तो क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। अगर वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में है तो उसके पास क्या जाएंगे, फ्री आयंस, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री आयंस दे एक्ट एज गुड कंडक्टर। बता सकते हो, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स कौन से होंगे? कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड से एक नेटवर्क बने। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। मैं इनके एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं डायमंड और ग्रेफाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी बताऊं तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं, 11th क्लास में भी पढ़ी हैं और अब 12th में भी आ गई। वैसे तो जनरली तो जो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड है वो बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिक करंट के, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इसको छोड़ दो, एक्सेप्टिंग ग्रेफाइट, वो आगे रीजन में भी बता दूंगा और नहीं पता भी है आप लोगों को क्योंकि बहुत बार पढ़ा है। इनके अंदर एक नेटवर्क बनेगा जिसकी वजह से, जैसे डायमंड की बात करें, डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, टेट्राइडल से बनाएंगे, ये फर्दर क्या करेंगे, आगे 4 से बॉन्ड इनके भी बनते जाएंगे एंड सो ऑन, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई, बहुत हाई है। बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। यूजेज पता है डायमंड कहाँ यूज होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थे इसमें। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता जाएगा, फ्री रहता जाएगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करेगा, ये
गुड कंडक्टर, या इट कंडक्ट, गुड नहीं तो सीधा कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो इसका भी आई है, इससे कम है। ये हार्ड है, ये क्या है, सॉफ्ट है। क्यों? ये 5 and 6 मेंबर्ड रिंग बनेंगी, जैसे एक 5 और एक 6 और उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो एक दूसरे पर क्या हो, स्लिपी। तो इसको हम एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं। हैवी मशीनरी या जो हाई टेम्परेचर पर मशीनरी हो उनमें एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाएगा। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करेंगे। मेटेलिक को मैं यहां एक्सप्लेन कर लेता हूं। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होंगे, जो मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटल क्या होते हैं, जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, दे कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा मीन्स उन पर से इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो वहां पॉजिटिव आयंस यानी कि वो कैनल्स बने, और जिसकी वजह से करंट इनके अंदर से पास होता है आसानी से। प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमें पता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस वगैरह वगैरह, वही प्रॉपर्टीज हैं। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर की अगेन 3 टाइप हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, 3 टाइप आ गए। नॉन पोलर बता देता हूं पहले तो कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होंगे जिनमें जो बॉन्ड बना वो नॉन पोलर है, मींस या तो वो नोबल गैसेस हैं जिनके ऊपर कोई स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, या जो 2 एटम जुड़े हैं वो सेम है तो भी कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा कोवेलेंट बॉन्ड में, या फिर जो 2 बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सिमिलर है, जैसे हीलियम नियोन वगैरह हो, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, या हमारे हो सकता है जैसे Cl2 Br2 O2 वगैरह, या हो सकता है हमारा CH4 वगैरह, इस टाइप के पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर सेम या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जुड़े हैं, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी इनके क्या आती है, 0 आती है। ये नॉन पोलर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा वो है नॉन पोलर। नॉन पोलर के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर में क्या आएगा, जो 2 बॉन्डेड एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होगा, मींस कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे HCl है, SO2 वगैरह है एक्स्ट्रा। इनके केस में क्या होगा, जैसे सपोज HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ लेगा, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इस सॉलिड को पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल देंगे। इनके केस में और इनके केस में अब दोनों की मैं कंबाइन बता देता हूं प्रॉपर्टी। दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं आएगी, बैड कंडक्टर आएंगे। इनके केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट नहीं थी, 0 थी, इनके केस में कोई ना कोई डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट आती है। इनके केस में जो कुछ हद तक ये पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, कुछ हद तक वो नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। अब ये दोनों क्या होंगे, अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, दोनों में ज्यादा नहीं होते, वीक हैं, तो या तो गैस या लिक्विड मिलते हैं। इनके केस में कौन कौन बनाते हैं पहले तो देख लेते हैं। तुमने बहुत बार पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को ये 3 सेटिस्फाई करते हैं, FON
फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो ही इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक कंडीशन है, जो हाइड्रोजन जिससे जुड़े उसका साइज तो क्या हो, वेरी स्मॉल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, वेरी हाई। दोनों कंडीशन यही सेटिस्फाई करते हैं। क्लोरीन के केस में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की कितनी है 3.0, इसकी भी कितनी है 3.0। ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, इसकी 4.0। ये तो बराबर थी, लेकिन साइज की वजह से नाइट्रोजन तो बना पाएगा, क्लोरीन नहीं बना पाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे एक एक एग्जांपल ले लो मैं, HF है, H2O है, NH3 है। मैंने बोला एक एक एग्जांपल। एटम यही बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल सिर्फ ये नहीं बनेंगे। जैसे अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में तो थी, अमाइन ग्रुप है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लाइक दिस। लेकिन मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए, इनके केस में क्या होंगे, ये जनरली रूम टेम्परेचर पर क्या आएंगे, लिक्विड आ जाएंगे। इनके ये क्या होंगे, प्योर स्टेट में तो ज्यादातर ये भी क्या शो करेंगे, बैड कंडक्टर शो करेंगे, मॉलिकुलर बैड कंडक्टर, ये ग्रेफाइट को छोड़ के बैड कंडक्टर, ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, एक्वस या मोल्टन में गुड कंडक्टर, ये हमेशा गुड कंडक्टर। अब एक साल एक क्वेश्चन आया था कि जैसे ऑप्शनल आते हैं ना, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज गिवन अबाउट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसने लिख दिया सॉलिड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट करंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आ दिन क्या पढ़ेंगे, बैड कंडक्टर, उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। कई बार कैसे दे देता है, ए सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन बट बैड इन सॉलिड स्टेट। पढ़ा है कितना, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर देखते ही मेटल पर भाग जाते हैं, इट्स नॉट सो। यू हैव टू रीड केयरफुली, यू हैव टू सी दैट क्वेश्चन केयरफुली, अदरवाइज ऐसा ही अटेम्प्ट करोगे। उसने आगे भी कंडीशन लगाई कि गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन बट बैड इन सॉलिड स्टेट, तो वो क्या था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको ध्यान से करेंगे। तो टाइप्स तक हमारा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक है लैटिस से रिलेटेड आ जाएगा, उसको करेंगे।